कैसे हो? हम क्लियर है बेटा? आप सुन पा रहे हो हमें? अश्विनी, चैताली, जागृति, कामिनी, हर्षिता नहीं जुड़ी थी आज। तेजल, तेजल, हमारी आवाज आ रही है? हर्षिता, आप हमें सुन पा रही हो? जी मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल की तासिका में हमने भाषण पर बात की थी। आप लोगों में से आप बता दीजिएगा कि भाषण क्या है, जितना समझ में आया आपको उतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए कोई भी। जरूरी है आप लोगों का बोलना, क्योंकि कहा जाता है एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता, तो एक तरफा लेक्चर कैसे सफल होगा। अब आपके सामने सारी चीजें रखवा दी है। अब हम भी चाहेंगे कि आप उस कही हुई बातों को एक बार फिर से शेयर करें हम सभी के साथ, ताकि हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएं। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? कोई भी बताइए। इतना समझ। मैम मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊं। हाँ जी, बताइएगा। अ, जैसे भाषण को प्रभावी बनाने की विधियों में जैसे शुद्ध सुस्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण सही हो तो बात भी समझ में आती है सामने वाले को। अगर उच्चारण गलत हो सकता है कि गलत मतलब भी जा सकता है बात का। और स्वराघात, बल, लय, जैसे भाषण देते समय हम कुछ कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर देकर बात करते हैं ताकि उस चीज का, उस बात का वजन हम मतलब बता सके कि हाँ इस चीज पे ज्यादा जोर देना है हमने, या ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है पूरे भाषण में, इसलिए हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों पे बल देकर बात करते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग भी बहुत जरूरी होता है, और उनको सही जगह पे लगाकर अगर हम देखें तो मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंसेस का। जैसे कल आपने कॉमा का उदाहरण दिया था, तो अगर गलत जगह लगाए तो पूरा मतलब चेंज हो सकता है वाक्य का। फिर गति, धारा, प्रवाहित, जैसे भाषण देने की, जो बात करने की, वक्ता की जो गति है वो भी काफी हद तक भाषण को प्रभावी बनाने बनाने में मदद करती है। तो और आवाज में भावानुकूल उतार चढ़ाव, जैसे कोई अगर हमें शोक की बात करनी है तो हम थोड़ा धीमे और भावानुकूल मतलब उसमें खबर देंगे सामने वाले को। और कोई खुशी की बात है तो उसमें एक उत्तेजना, एक्साइटमेंट दिखेगा। तो वो भाषण के और बात के अनुसार भावानुकूल उतार चढ़ाव भी होना चाहिए बोल बोल भाषण देते समय। तो उससे भी काफी असर पड़ता है श्रोता पे जो सुनते हैं भाषण को। बिल्कुल सही। और हाँ, भाषण प्रक्रिया के अंग, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? लेने का जो तरीका होता है बात करते समय, उससे भी काफी असर पड़ता है हमारे भाषण पर। जैसे अगर हम हाफ रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, तो हमारी श्वास का नॉर्मल होना भी जरूरी है ताकि हम और प्रभावी ढंग से भाषण दे पाए। अगर आप स्टेज पे जाकर डर गए तो आपकी सांस एकदम तेज चलने लगी, धड़कनें तेज चलने लगी, तो आप इतने अच्छे से नहीं बोल पाएंगे जो चीज आपको सामने रखनी है। तो आपका रिलैक्स होना, आपका श्वास
सही तरीके से धीमी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आए। अगर आप स्टेज पे बोल रहे हैं तो तेज़ और क्लियर होनी चाहिए ताकि हर एक तक आपकी बात पहुँचे, पीछे जो बैठे हैं उन तक भी। फिर शुद्ध उच्चारण उच्चारण एकदम क्लियर होना चाहिए शब्दों का। और विराम वही कॉमा कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलते चले जाना है, विराम लेकर, रुक कर, तो उससे बात का दूसरे प क्या हुआ? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद हर्षिता जी, आज टावर में नहीं है बेटा आप। जैसे इसमें अगर आप ऑडिशन जैसे एक्टिंग का ऑडिशन का आप दे दें अगर एग्जाम्पल, तो जैसे कोई आपको अभिनय करना है और उसमें खुशी जतानी है लेकिन आप घबराहट में कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो फिर आपका इतना डिलीवरी अच्छा नहीं होगा। तो उस समय आपको उचित अभिनय भी करते आना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आप में बात कर। बिल्कुल सही है, आगे। मैम हो गया उचित अभिनय का मतलब आत्मविभक्ति मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करते आना चाहिए। आप अपने मन के विचार जितना सफाई और क्लैरिटी के साथ रखेंगे उतना अच्छा आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाएंगे, उसको समझा पाएंगे। अपनी बात का मीनिंग चेंज नहीं होगा बीच में, जो आप कहना समझाना चाहते हैं वही मीनिंग उन तक पहुंचेगा अगर आपने अपने अंदर की भावनाओं को सही शब्दों से अ, व्यक्त किया है तो। और प्रचार मतलब मार्केटिंग, कभी-कभी हम भाषण के थ्रू प्रचार वगैरह भी करते हैं। इलेक्शंस के दौरान रैलियाँ निकलती हैं, तो उसमें सब लोग अपनी-अपनी पार्टी, अपने-अपने कैंडिडेट का प्रचार करते हैं। उसमें भी भाषण यूज़ किया जाता है। मनोरंजन के लिए भी भाषण दिया जाता है। कोई कॉम्पिटिशन है या एंटरटेनमेंट है, उसमें अगर हम जैसे उसमें भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भाषण दे दिया जिस जो ज़्यादातर लोगों से कनेक्टेड हो तो उनका एक तरह से मनोरंजन हो जाता है। और ज्ञान-दान के लिए भी भाषण दिया जाता है, जैसे हमको किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताना है कि उस समय क्या हुआ था, कैसा माहौल था, कैसे एक राजा ने या शूरवीर ने अपने देश की रक्षा की। तो एक ज्ञान-दान में भी भाषण का प्रयोग किया जाता है ताकि नॉलेज दूसरे लोगों तक सही नॉलेज दूसरे तक पहुँचाया जा सके। और अभिरुचि विकास मतलब जो श्रोता है उसका रुचि के हिसाब से अगर आप टॉपिक लेते हैं भाषण में और भाषण देते समय सामने वाले का इंटरेस्ट जगा के रखते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में ही श्रोता बोर होने लगे तो सुनना ही बंद कर दे, आप एकदम बोलते ही जा रहे हैं, इंटरैक्ट नहीं कर रहे और बोर टॉपिक लिया है आपने भाषण का। तो वैसा अच्छा भाषण लेना चाहिए जिससे कि श्रोता को भी इंटरेस्ट जगा रहे पूरे भाषण के दौरान कि हाँ, ये कोई चीज़ सही बोली जा रही है, मुझे ये सुनना चाहिए। और समीक्षा विकास कभी-कभी जैसे कोई चीज़ को हमें एनालाइज़ करना है या क्रिटिसाइज़ करना है, उसके लिए भी भाषण दिया जाता है। जैसे क ज़्यादातर पार्टीज़ दूसरे पार्टी के कार्य की समीक्षा करती है रैलियों के दौरान, तो उसमें समीक्षा का भाषण दिया जाता है। बिल्कुल सही बातें बताई बेटा आपने, बहुत बहुत बढ़िया, आपका अभिनंदन भी है पूरी क्लास की ओर से। आपने आपका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे तरीके से किया। क्योंकि धन्यवाद मैम। सभी लोगों को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, किसी को और अलग से नहीं पढ़ाना चाहते हम। अ, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं इसका मतलब तात्पर्य हमारे समझ में नहीं आ रहा है। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को क्लियर नहीं होता होगा या बोलने का डर होगा। आई डोंट नो, बट यू नो दैट क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो समझा रहे हैं वो यदि आपके माइंड में फिट बैठ रहा है तो हम लोगों का आगे जाना उचित होगा, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि हम लोग आगे चले जाए और आप लोगों में से किसी ने डिमांड भी की थी, लेकिन
पता नहीं वो गूगल क्लासरूम पर क्यों नहीं जा पा रहा है हमसे, बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन पीडीएफ फाइल भी बनाई वो नहीं जा पा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल में है या कुछ नेट में, आई डोंट नो। ठीक है, तो फिर भी फिलहाल हम लोग प्रयास करेंगे समझाने का, और उसके पश्चात आप लोगों को नोट्स तो ऑलरेडी मिल ही जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। बल्कि तासिका में हम सभी ने देखा कि भाषा का कौशल्य क्या होता है, जिसमें श्रवण जो सुनने की प्रक्रिया है, भाषण माने वदन यानी बोलना, बोलने की प्रक्रिया है, वाचन यानी पठन, पठन करने की क्रिया है, और लेखन यानी लिखने की क्रिया है। दोस्तों, श्रवण और वाचन को यदि हम लोग लेते हैं तो यह बुद्धि का इनपुट कहलाता है, भाषण और लेखन बुद्धि का आउटपुट कहलाता है। बार बार हम इन वर्ड्स पर आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपकी जो टेस्ट होगी या आपकी जो एग्जाम होगी, उस एग्जाम में ऐसे ही छोटे बहुपर्यायी प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। आप लोग दे चुके हो इसके पूर्व भी एग्जाम, आप लोगों को पता होगी कि एग्जाम का दायरा क्या होता है, वो बताने की आवश्यकता हम आवश्यक नहीं समझते। लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उस पर आप लोग यदि बार बार हम उस पर कटाक्ष डाल रहे हैं, दृष्टिक्षेप में आपको डाल रहे हैं, तो निश्चित है कि आप लोग उसे लिख लीजिएगा या अलग कोने यहाँ पर भी आप आपकी अलग बुक बन रही होगी, उसमें आप लोग उसे लिखते रहिएगा। श्रवण को हमने बता दिया, श्रवण यानी सुनना, श्रवण कौशल्य विकास के तत्वों को हमने आपके सम्मुख रखा, श्रवण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, भाषण का अर्थ बताया, भाषण को प्रभावी बनाने की विधियां, भाषण प्रक्रिया के अंग कौन से होते हैं, और अंत में हमने देखे भाषण के उद्देश्य कौन सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वाचन प्रक्रिया। तो वाचन से तात्पर्य केवल पठन प्रक्रिया से होता है, और पठन दो रूपों में होता है, एक तो मौखिक रूप में और दूसरा मनन रूप में। अब कई बार ऐसा घटित होता है कि बचपन को यदि हम लोग अपने बचपन में चले जाते हैं तो बचपन के जो टीचर्स थे, जिस स्कूल्स में हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे, याद कर दीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, केवल कल्पना के आधार पर आप पूर्व दीप्ति शैली को अपनाइएगा। स्कूल में जब टीचर्स आपको कहते थे कि बेटा पढ़िए, है ना, तो क्लासरूम में जोर जोर से पढ़ने का प्रयास किया जाता था, एक अभ्यास किया जाता था, है ना। याद आ रहा होगा अभी भी आप लोगों को कि वो टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ने की आपकी स्टाइल बदल दी, आपके लिखने की स्टाइल बदल दी। होता था क्या ऐसा, आपको पढ़ने के लिए जोर से मौखिक रीति से पढ़ने के लिए बोलते थे? होता था आपके साथ ऐसा? जी मैम। हाँ, गुड गुड। आपके साथ यदि ऐसा होता था तो निश्चित ही आप आदर्श छात्र बन पा रहे होंगे। यदि ये जिन जिन लोगों के साथ हुआ ही नहीं है, जिन्होंने इस मौखिकी में पार्टिसिपेट ही किया नहीं है ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि टीचर पूछता है तो एक दो लड़के लड़कियां सवालों का जवाब दे पाती है और बाकी के लोग सुनेराम बन जाते हैं। तो यहाँ सुनेराम मत बनिएगा, बार बार हम आपको वही कहना चाहते हैं कि सुनेराम मत बनिएगा, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा। जब तक आप हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक ये पठन क्या है, भाषण क्या है, लेखन क्या है, नहीं क्लियर हो पाएगा आपको। तो वाचन से तात्पर्य पठन प्रक्रिया से है, और पठन दो रूपों में किया जाता है। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पठन की प्रक्रिया निम्न विभागों में विभाजित होती है। फिर 2, 4, 10, 8 आपको करेक्ट आंसर उस समय में देना होगा कि पठन की प्रक्रिया मूलतः दो रीति से विभाजित होती है। एक होता है मौखिक, जोर से बोलकर पढ़ना है, और दूसरा है मनन करने की, माने अपने मन में ही वाचन करना है, मन में ही पठन करना है। जैसे जैसे हम लोग यदि अपने बाल्यावस्था को देखते हैं तो बाल्यावस्था का काल कितना सुंदर होता है ना, हम जोर से भी पढ़ते हैं तो हमारे जो माता पिता या हमारे जो गुरुजन हैं उनको हमारी मीठी वाणी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, हम लोग उच्चतम कक्षा की ओर चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो रुझान है वह मौखिक की अनुपस्थिति में हम मनन को आत्मसात करते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो जो चीजें हमें पढ़नी है वो हम खुद पढ़ना चाहते हैं, खुद को समझाना चाहते हैं, औरों को नहीं समझाना चाहते, ये मूल बात। सेकेंडली हमें तो लज्जा भी आती है कि नहीं हम पढ़े तो दूसरे लोग हमें नाम रखेंगे या कोई क्या कहेगा, इस प्रकार का डर भी हमारे बीच में सम्मिलित होता है। इस कारण पठन की जो दो मूलतः प्रवृत्तियां होती है, जिसे मौखिक और मनन के तौर पर पाई जाती है। तो इससे क्या होता है, इसका फायदा कैसे होता है? तो 4 फायदे इसके बताए गए हैं। पहली बात कि छात्र जब पढ़ता है, पढ़कर ही तो ना हम लोग अर्थ का अन्वेषण कर सकते हैं। अब जैसे हमने कल आपको बता दिया कि कल परसों पढ़ा दिया आपको कि भाषण क्या है, श्रवण प्रक्रिया क्या है। अब जब हमने आपको बताया तब आपने उसे सुना, आपने तब उसे देखा, है ना, और उसके बाद आपने खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिखाया। और जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, इसमें क्या चीज होगी, उसमें क्या चीज होगी, तो जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उसे आत्मसात नहीं करोगे ना, तब तक उसका अर्थ का अन्वेषण आपके पास नहीं आएगा। चलिए चलिए, अब हम यहां से चलते सीधे अपने किचन में। आप लोगों को पूरन पोली बनाना है, तो हर्षिता को छोड़कर बाकी के लोगों को अब इन्वॉल्वमेंट होना है इस जगह पर। आप हमें बताइएगा कि पूरन पोली बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होगी। उड़द की दाल लगेगी, उसके लिए ग्रीन चिली, क्या हरी मिर्च लगेगी। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। चने की दाल लगेगी, वेरी गुड। और क्या लगेगा? केवल चने की? हाँ वेरी गुड। और बस चीनी और चने की दाल से बन जाएगी। गेहूं का आटा। आटा, जायफल। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जैसे हमें पूरनपोली बनाने के लिए एक विशिष्ट सामग्री को इकट्ठा करना होता है, ओके, ठीक वैसे ही हमें यदि किसी बात को समझना है, किसी पठन प्रक्रिया को आत्मसात करना है, उसके अर्थ के अन्वेषण तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसे पढ़ना होगा, हमें उसका वाचन करना होगा। क्लियर? पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? पहला पॉइंट यह है, छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करता है। मैंने आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, उस चीज को आत्मसात नहीं करोगे, तब तक आप उसके अर्थ का अन्वेषण कर ही नहीं पाओगे। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सुनने की अशुद्धियों का निवारण पठन से होता है। अब हम तो आपको सुना रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते समय कई अशुद्धियां हमसे भी हो सकती है, भाई इंसान है आखिरकार, हमसे भी गलतियां हो सकती है। तो यदि हमसे कोई गलतियां हो तो आप क्या करोगे? जैसे अभी आप लोगों में से किसी ने एक विद्वान, उन्होंने बताई बात कि मैम आप हमें नोट्स दे दीजिएगा। जब आपके सामने हमने वो नोट्स गूगल क्लासरूम पर डाल दी, तो क्या करोगे आप? हमने जो बातें यहाँ पर गलत कही या अशुद्ध कही, उन अशुद्धियों का निवारण आप क्या करके लोगे? आप वहां गूगल क्लासरूम पर जाओगे और आप उसे जो सुनी हुई चीज है उसे आप पढ़ोगे। और जब पढ़ोगे तब आपके माइंड में होने वाला जो द्वंद है, जो कंफ्यूजन है, जो विचलित घटनाएं आपको विचलित कर रही है, बार बार जो कंफ्यूज आप हो रहे हैं, वह आपके साथ नहीं होगा। इसलिए पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पठन से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमने तो ऐसे बता दिया कि भाषण का उद्देश्य क्या होता है, या भाषण प्रक्रिया के अंग क्या होते हैं, या हम आपको किसी उपन्यास के बारे में भी तो बता सकते हैं। निर्मला इस उपन्यास को यदि लेते हैं, आप लोगों में से किसी ने पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो निर्मला यह जो उपन्यास है, तो इस उपन्यास में कौन सी आवश्यक बातें बताई गई है? जैसे उसमें अनमेल विवाह की समस्या बताई गई है। तो अनमेल विवाह क्या होता है? किसे अनमेल विवाह आप लोग कहोगे? तो एक है छोटी लड़की, माने 14 या 15 साल की बच्ची, और एक है 45 साल का बूढ़ा आदमी। क्या ये दोनों का मेल होगा? डू यू एक्सेप्ट दिस पर्सन? क्या आप उस आयु में आपके पिता के जैसा जो व्यक्ति है, उसे आप पति के रूप में स्वीकार करोगे?
नहीं मैम। नहीं, देखिए अब सबकी आवाज ना की आई है ना। अभी तक आप लोग मना नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज आपको चैलेंज दे दिया गया कि चलो स्वीकार करो, ये आपको पति के रूप में मिलेगा। लेकिन आज हम लोगों में, आप में और हम में ना कहने की ताकत आ गई है दोस्तों। क्यों आ गई? क्योंकि हम जो है वो भारत की बदलने वाली नारी है, प्रवृत्तिवादी नारी है ना। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है के अनुसार हमें आज ना कहने की ताकत आ गई दोस्तों। कल की निर्मला ना नहीं कह पा रहे थे, उसने चुपचाप उस बूढ़े आदमी के साथ शादी कर दी, क्योंकि वह पेशे से वकील था और उसी का सहपाठी। माने निर्मला की हम उम्र का जो उसका बेटा था उस वकील का, वो दोनों एक साथ एक ही आयु के थे। समान आयु के होने के नाते उन दोनों में बड़ी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता जम गई। और जब इन दोनों की मित्रता को वकील साहब ने देखा तो उन्हें यकीनन उन दोनों पर आशंका उत्पन्न हो गई। अब देखिए, ये तो हम आपको बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। लेकिन कई चीजें ऐसी है इस उपन्यास में जो हमने छोड़ दी है। अब इस उपन्यास की आगे की जो चीजें होगी वो हम लोग नेक्स्ट तासिका में देखें। लेकिन हम आपको यहाँ यह बताने का प्रयास करें कि जब हम केवल वहां की समस्याओं को आपके सामने रखते हैं कि उस उपन्यास में ये फलाना फलाना समस्याएं थी, लेकिन जब आप उस उपन्यास को मूलतः पढ़ते हैं तो आपको वहां का जो स्थायी भाव है, वहां का जो स्थायी ज्ञान है, यथार्थवादी प्रवृत्ति उस उपन्यास में क्यों दी गई है, इसका अध्ययन आप लोग कर सकते, इसका अन्वेषण आप लोग कर सकते हो। मतलब कि पठन की जो प्रक्रिया है, यह पठन की प्रक्रिया केवल हमें अर्थ का ज्ञान प्रदान नहीं करती, अर्थ का अन्वेषण ही नहीं देती, या जो सुना रहा है उस सुनने में, सुनाने वाले में जो अशुद्धियां कर रहा है, बोलने वाला वक्ता जो अशुद्धियां कर रहा है, या हम जो सुनते समय कई बार अशुद्धियां करते हैं, उसका निवारण भी हम पठन की प्रक्रिया से करते हैं। इतना ही नहीं, तो जो यथार्थ भाव है, जो यथार्थ स्थिति है उस ज्ञान की यथार्थ एवं स्थायी ज्ञान की प्राप्ति भी हमें पठन के द्वारा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसमें ध्वनि का ज्यादा महत्व होता है। पठन की प्रक्रिया को देख रहे हो तो हमें ये भी देखना है कि हम पठन कैसे कर रहे हैं। आज यदि आप लोग बड़े जोर से पढ़ना चाहते हैं, माने कई बार ऐसा होता है कि कई नाटक है या कई उपन्यास ऐसे हैं कि उन उपन्यासों को बार बार पढ़ने का दिल करता है ना। जैसे आपने देखा होगा ऋषिकेश सुलभ जी का एक नाटक है धरती आवा, सुंदर नाटक है, पढ़िएगा कभी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं उस नाटक को तो पठन की दो प्रवृत्तियां हमने आपको बताई, एक मनन की प्रक्रिया और मौखिक की प्रक्रिया। लेकिन जब हम धरती आबा या निर्मला जैसी उपन्यास को या गोदान जैसे या मंगलसूत्र जैसी उपन्यासों को जब हम पढ़ते हैं तब निश्चित ही हम मौखिक स्वर के माध्यम से पढ़ते हैं। माने उस समय में पढ़ने वाला वक्त, जो बोलने वाला वक्ता है, पढ़ने वाला जो वक्ता है या जो साधक है, वह हर रीति से वो मौखिक बन जाता है, अनायासी बन जाता है, क्योंकि विषय का आदर्श उसके सामने होता है। और जब विषय की गहराई, विषय की गहनता, विषय का सुगठित बन इतना आदर्शात्मक होता है तो वह अनायास ही उस ढांचे में ढल जाता है कि उसे वो मनन शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि मौखिक शक्ति के आधार पर अब उस नाटक को या उस उपन्यास को या हम कहें उस कहानी को पढ़ने का आनंद ले पाता है। लेकिन कई ऐसे उपन्यास हैं जो हम मौखिक रीति से बात नहीं कर सकते। या अन्य से अनन्या ले लीजिएगा, अन्य से अनन्या यह है। और उषा प्रियंवदा जी का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है अंतर्वंश। इस उपन्यास को जब आप पढ़ोगे तब आप मौखिक रूप में बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उसमें तो भले ही उन्होंने एक गांव की गवार लेकिन खूबसूरत सुंदर लड़की के बारे में बात कही है। इतनी खूबसूरत है, वनश्री जिसका नाम है, वो साड़ी में रहती है जब वो अपने भारत में रहती है। लेकिन जब भी उसे एहसास होता है कि हमारा
अमेरिका में जाना है, अमेरिका में वो पहुंच जाते तभी भी वो साड़ी में ही रहती है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उसके पति की प्रगति देखती है, या प्रगति यानी क्या, तो उसका पति तो प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, और फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के नाते उसकी भी एक हैसियत होती है। तो साड़ी फिर धीरे धीरे बदल गई, परिवर्तनवादी विचारधारा को उस वनश्री ने आत्मसात किया। वनश्री का नाम धीरे धीरे कट कट होते होते वाना बन गया, और फिर यही वाना अनैतिक तौर पर कार्य करने लग गए। तो इस प्रकार के तमाम ऐसे उपन्यास हैं जिसमें हम कई प्रकार की अश्लीलताओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम उसे मौखिक रूप में पढ़ पाए, लेकिन ऐतिहासिक को आधार बनाते हैं। जैसे दीपदान, यह एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, उसे आप लोग पढ़ते हो तो उसे हम यहाँ पर आपको पठन के कौशल्य को बताना चाहते हैं कि पठन का कौशल्य दो रूपों में होता है, एक है मौखिक और दूसरा है मनन की प्रक्रिया। तो मौखिक का वाचन करते समय या मौखिक पठन करते समय हमें उस विषय की गहनता को समझना आवश्यक होता है। तो वह इतिहास प्रसिद्ध पुरुष, चाहे वह राजा शिवाजी हो सकते हैं, संभाजी हो सकते हैं, या हमारे महाराणा प्रताप हो सकते हैं, मीराबाई हो सकती है, या हमारा संत साहित्य हो सकता है ना, या हम कहें कि यथार्थवादी साहित्य हो सकता है। प्रेमचंद जी के साहित्य को यदि उठाते हैं तो वो आह का साहित्य है, वाह का साहित्य बिल्कुल नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार का आनंद मनोरंजन हमें लोगों को नहीं मिलेगा। उसमें केवल मिलेगी, प्रेमचंद जी के साहित्य को उठाते हैं तो वहां पर मिलेगी वेदना, केवल वेदना। उनकी कफन कहानी पढ़ लीजिएगा, आपने नहीं पढ़ी हो तो कफन कहानी में कितनी यथार्थता भरी हुई है। मैंने घिसू माधव कितने निर्ममता से अपनी ही धर्म पत्नी को, जब वो मतलब प्रसव वेदना से पीड़ित होती है तो आज तक खाना खिलाने वाली वह औरत, उसी के कारण उनके घर में चूल्हा जलता है, ये सारे फ्री में खाना खाते हैं और बस लेटे रहते हैं। यह उत्तरदायित्व करने वाली नारी जब अंतिम सांस लेती तब उसके साथ कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो आलू उन्होंने उबाले भुने हुए हैं वह आलू पूरा पिता ही खा जाएगा, ये डर उनके दिल में था। तो यह जो पठन की प्रक्रिया हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पठन की प्रक्रिया को आत्मसात करते हुए कई उपन्यास, कई कहानियां, कई इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों का जीवनिया, या हम कहें कि संत साहित्य, इनको आप मौखिक रूप में ले सकते हो। लेकिन अंतिम दशक की जितनी भी महिलाएं हैं या जो साहित्य हमारे सामने आधुनिक काल का आ रहा है, उस आधुनिक काल के साहित्य में हम ये कतई नहीं कह सकते कि उसमें हम मौखिक रूप में आत्मसात करेंगे, क्योंकि डर रहता है मन में कि हम जो पढ़ रहे हैं वह हमारे माता पिता सुन रहे हैं। रामायण का पाठ पढ़ते समय आपको मनन करने की जरूरत नहीं है, आप उसे मौखिक रूप में आपके आचरण के साथ, आपके ध्वनि के साथ भी हो सकता है कि आपके घर का पूरी बाधाएं निकल जाए जब आप उसे मौखिक स्वर के रूप में आत्मसात करें। लेकिन जब हम आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो कई प्रकार की स्वच्छंद प्रवृत्तियों वाले लेखकों का जन्म हुआ, जिनके कारण हम लोगों को पठन की एक नई विधि मिल गई जिसे हम मनन कहते हैं। अपने मन में ही पठन करना जिसे मनन कहलाता है, मौखिक वाणी के माध्यम से निश्चित जो ध्वनि होती है उसे हम मौखिक कहते हैं। इस प्रकार से वाचन से तात्पर्य पठन की प्रक्रिया से है। यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, पठन कौशल्य का उद्देश्य। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सभी को? सभी लोगों को क्लियर हुआ या हम ही आगे बढ़ते जा रहे हैं? जी हाँ, आगे बढ़ना है गायत्री। जी मैम। ओके, धन्यवाद बेटा। हर्षिता, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जी मैम। गुड गुड गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि पठन कौशल्य का उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए कि जैसे प्राथमिक स्तर के लिए हम आपको कहना चाहेंगे कि उसके लिए गति का होना या लय पूर्वक उच्चारण करना, सामर्थ्य को संपादित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
अब कैसे, जैसे समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। अब गति भी होनी चाहिए, बहुत जोर जोर से पढ़ रहे हैं लेकिन कभी धीमे कभी एकदम कम आवाज में। मेरा पढ़ा मैंने सुना, मेरा सुनाया मैंने सुना, तो क्या खाक सुना, इस प्रकार से नहीं। तो हम बात कर रहे हैं पढ़ने के आदर्श की, पठन कौशल्य के उद्देश्य की। तो जब भी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की हमारी जो गति होती है वो समान होनी चाहिए। यूं नहीं कि हम फास्ट से पढ़ते चले जाए या स्टार्टिंग में हमने बहुत कम 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 आवाज से या कम गति से पढ़ते गए और फिर बाद में हमें ऐसा लगा कि नहीं हमारा तो समय निकला जा रहा है, तो हमने क्या क्या हमारी गति बढ़ा दी। मोबाइल में होता है ना, जब कोई सीरियल वगैरह या फिल्म देखते हैं आप लोग, तो नॉर्मल भी होता है और फास्ट भी होता है, तो फास्ट कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो इनके पीछे कोई लगा हुआ है, इतने फासले बोल रहे हैं ये लोग। तो बोलते समय हमारी जो गति होती है उस गति में संतुलन होना भी नितांत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भावों के अनुकूल अभिनय पूर्वक पढ़ना। अब कल भी आपको बताया कि जो भाव होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भाव की यदि बात अपन करते हैं तो यह भाव अलग अलग रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। यदि नायक और नायिका एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो चलिए हम लोग निर्मला ही इस उपन्यास की बात करते हैं। तो इस उपन्यास की भावानुकूलता हमें क्या करेगी कि जब भी हम उस निर्मला के बारे में देखोगे कि अभी तक तो वो गुड़ियों के साथ खेल खेलती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसके पिता को लगा कि इसकी शादी कर दी जाए। फिर एक डॉक्टर का रिश्ता आया, डॉक्टर का रिश्ता कैदी हो गया। लेकिन पेशे से वकील उसके पिता होने के नाते, निर्मला के पिता वकील होने के नाते हुआ ऐसा कि जब, अब देखिए जैसे हम आपको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, निर्मला के प्रति भावुक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस वकील साहब की यानी निर्मला के पिता की डेथ हो जाती है, तुरंत ही डॉक्टर रिश्ते को मना कर देता है। इसलिए डॉक्टर रिश्ते को मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि जब तक कि पिता जीवित है तब तक ही हमें ढेर सारा दहेज मिलने वाला है, और जब भी चला जाए तो इसके साथ तो पूरा धन गायब हो सकता है, तो हमें कौन धन देगा। अब हम लोग उस भावात्मकता के साथ जिस प्रकार से जुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही हमें पढ़ते समय जैसे कोई एकाध सीरियल होती है तो उन भाव के साथ हम पूरी तादाद में स्थापित कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो नायिका है जो रो रही है, जिसे वो कैद कर रखा है, वो और कोई नहीं मैं ही हूँ, और वो रो रही है निरंतर रूप से नायिका रोती है, तो हम लोग भी फिल्म टॉकीज में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए, लेकिन हम लोग भी रो रहे हैं, अरे रे 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 कह रहे हैं। होता है ऐसा। आज भी देखिएगा आपके घर में नानी होगी, आपकी दादी होगी या आपकी बड़ी चाची होगी, तो बोलते समय देखते समय जब वो टेलीविजन भी देख रही है, यदि कोई शूट चल रहा है, फाइट चल रही है या किसी को खींच के ले जा रहे हैं, तो वहां पर उनकी वाणी से निश्चित ही शब्द उमड़ कर आते हैं। तो ये शब्दों का उमड़ कर आना ही भावों को अनुकूल बनाना है। और जब हम पढ़ते हैं, अब भूल जाइएगा उन सभी प्रसंगों को और आ जाइएगा यहाँ पर कि जब भी हम किसी प्रसंगों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ने के पश्चात निश्चित ही हम उन भावों के साथ अभिनय पूर्वक पढ़ने का हम सब लोगों का मानस हो जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक शक्ति का विकास एवं स्व शैली का विकास और उच्च स्तर की आनंदानुभूति। देखिए कितना आनंद होता है जब हमने आपको केवल निर्मला इस उपन्यास के बारे में बताया या होरी गोदान के बारे में बताते हैं कि किसान की समस्या को वहां पर उजागर किया हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी तो ये सेट हो गया कि आज नहीं पर कल नहीं, लेकिन आज यदि हम लोग कॉलेज जा पाए तो हम निश्चित ही निर्मला इस उपन्यास को पढ़ेंगे, कफन इस कहानी को देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा जो लिखित एकांकी है दीपदान, सुंदर एकांकी है, जरूर पढ़ेगा आपके लाइफ में एक बार, तो उसे हम पढ़ेंगे। तो जो पढ़ने के पश्चात जो आपने सृजनात्मक शक्ति को इकट्ठा किया, आपने अपने शैली में उसे विकसित किया, और जो आनंद की अनुभूति आपने उच्च स्तर के लिए, यह मात्र हो सकता है पठन के कौशल्य से। यदि पठन का कौशल्य निश्चित आप लोग नहीं कर पा रहे हो, जैसे यहाँ आपके सामने 4 पॉइंट लिखे गए हैं,
आदर्श वाचन, क्योंकि वह शिक्षकों के द्वारा होता है। शिक्षक आपको पहले पढ़ाता है ना। कोई भी ऊपर कहानी ले लीजिएगा आप, नाटक ले लीजिएगा, तो एक आदर्श वाचन होता है क्योंकि वह शिक्षकों के द्वारा होता है। और फिर उसके बाद में शिक्षकों की देखा देखी कर अनुकरण वाचन करते हैं छात्र, और अनुकरण को देखते हैं माने शिक्षक कैसे पढ़ रहे हैं, किस रूप में पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होगा। इसे प्रश्नात्मक रूप का यदि सेंटेंस होगा, आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए एक प्रश्न